यानी कि शुक्र ग्रह। तब इसके बारे में कहा जाए तो इसके वातावरण में 90% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और हमारे सूर्य से ये अगर हमारे सोलर सिस्टम में ये दूसरे नंबर पे आने वाला प्लैनेट है। तो ये सबसे गर्म प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसके एटमॉस्फेयर में हमने जाना कि 90% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसमें ये क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड में कि जो सूर्य की जो रोशनी है उसको अपने कब्जे में करने के लिए, कैद कर लेने के लिए, जिस वजह से ये सबसे गर्म ग्रह भी है। अब यहाँ पर एक व्हाइट व्हाइट आप पैचेस देख रहे होंगे, है ना? ये व्हाइट व्हाइट पैचेस है। अब ये क्या है? ये है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो जब इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो ये हमारी धरती से चमकता हुआ नजर आता है। तो इसलिए इसका नाम है सुबह का तारा और शाम का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और इसका एक और नाम है, और वो कौन सा नाम है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि धरती की जुड़वा बहन। अब धरती की जुड़वा बहन क्यों कहेंगे? इसमें और इसमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसमें ये सिमिलरिटी है दोनों में कि दोनों का जो साइज है वो लगभग सेम है। कितना है? लगभग सेम है। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट मार्स पे, जो कि है हमारा तीसरा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में। अब ये देखिए, ये क्या है? ये इसका कौन सा रंग है? कोई बताएगा? ये किस रंग का है? ऑरेंज ब्लैक। ये इसका रंग कौन सा है? लाल है, भूरा है कि नहीं? तो ये है, इसे जानते हैं लाल ग्रह की वजह, इसे जानते हैं लाल ग्रह के नाम से। अगर आप टेलीस्कोप से भी देखेगा तो भी आपको ये लाल ही दिखाई देगा। तो ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये लाल दिखाई इसलिए देता है क्योंकि इस पर पाया जाता है फेरस ऑक्साइड का, बहुत मात्रा में फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको कुछ स्क्रैचेस जैसा दिखाई देगा। ये देखिए, है ना? दिखाई दिया? ये स्क्रैचेस है। पहले यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पे पहले पानी था जो सूखने की वजह से ये स्क्रैचेस रह गया है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी धरती पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंटेन। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट माउंटेन। तो अगर हम सोलर सिस्टम में बात किया जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है माउंट ओलंपस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा एवरेस्ट जो है वो लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये जो माउंट ओलंपस है इसकी लंबाई है 24 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोलर सिस्टम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी है? माउंट ओलंपस। और हमारी धरती पर माउंट एवरेस्ट। करेक्ट। अब हम आते हैं हमारे सबसे बड़े प्लैनेट पे। इसका नाम क्या है? जुपिटर। जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। ये आप देख सकते हैं हवा चलता हुआ, कुछ हिलता हुआ। आप देखिए आग जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना? आग जैसा। तो ये है टोर्नाडो, यानी कि चक्रवात, जो कि इस बृहस्पति पर अरबों करोड़ों सालों से चला आ रहा है बिना रुके। और ये चक्रवात कैसे बनता है? हवाओं के विपरीत दिशाओं में चलने की वजह से। तो अगर इस चक्रवात के बारे में कहा जाए तो इसके अंदर हमारी जैसी 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। कितनी? 3। और अगर हम बृहस्पति के बारे में जानना चाहें कि हम इस बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है, तो लगभग 1000 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती है सिर्फ एक अकेले इस बृहस्पति में, अगर घनत्व के हिसाब से बात की जाए तो। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं, जो कि है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। बोलो बच्चों, ये क्या है? शनि ग्रह। शनि ग्रह। अब शनि ग्रह में तो रिंग्स होते हैं, यानी कि छल्ले होते हैं। तो ये छल्ले यहाँ पर क्यों नहीं है? तो बात ये है कि जो हमारा बड़ा सा गोला है वो तो 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्टर सिस्टम है वो 2D स्ट्रक्चर है। इसमें जो छल्ले यानी कि जो रिंग्स है वो इस पे पहले से प्लॉटेड है। ओके, तो अगर हम लोग सैटर्न की बात करें, यानी कि हमारे शनि ग्रह के बारे में, तो ये जो सबसे कम घनत्व का ये प्लैनेट है, यानी कि इसका सबसे लो डेंसिटी है। तो अगर इसे हम लोग कभी पानी में ऐसा हुआ तो कभी इसे पानी में अगर हम उतारे तो ये पानी में छलने लगेगा, यानी कि तैरने लगेगा। लेकिन हमारी नानी दादी क्या कहती है हमें? ये आपका शनि भारी है कि नहीं? आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं कि ये काम मत करो, तुम्हारा शनि भारी है ना? लेकिन आप लोग अब अपने घर जाइएगा और बताइएगा कि नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में शनि है उसका जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस पे, यानी कि अरुण ग्रह। बोलिए बच्चे, आप लोग को बोलना है, खा के आए हैं ना? हाँ, तो बोलना है। ओके, तब हमारे अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। ये किस कलर का दिख रहा है हमें? फेंट ब्लू, यानी कि हल्का नीला। अब ये हल्का नीला हमें क्यों दिखाई देता है?
कि इसके जो एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस पाया जाता है। ओके, तो जब इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो ये फेंट ब्लू कलर का दिखाई देता है, और इस पे सूर्य से दूर होने की वजह से इस पे जमते हैं बर्फ, और इसमें तापमान हमेशा न्यूनतम यानी माइनस में भी रहता है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी ग्रह यानी कि नेपच्यून पे, जो कि है वरुण ग्रह, और इसे हम लोग बर्फ के दानव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा यूरेनस है, ये भी सन से काफी दूर होने की वजह से इस पे भी बर्फ जमे हुए होते हैं। अब आइए एक और ग्रह था जो कि अब प्लैनेट की सूची में नहीं है, आप बता सकते उसका नाम क्या है? प्लूटो। प्लूटो, एग्जैक्टली। तो ये है हमारा बौना ग्रह प्लूटो, जो कि पहले प्लैनेट में था 2006 से पहले, लेकिन इसे 2006 के बाद प्लैनेट की सूची से निकाल दिया गया है। तो ये निकाला क्यों गया? अच्छा खासा तो ठीक से है, अभी भी है, ऐसा तो नहीं है कि गायब हो गया। तो इसे प्लैनेट की सूची से निकाला क्यों गया? तो बात ये है कि किसी भी ग्रह को ग्रह होने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पहले प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पे भी घूमते रहते हैं, लेकिन ये जो प्लूटो है सूर्य का तो चक्कर लगाता था, लेकिन कभी कभी नेपच्यून यानी कि जो हमने पहले जो ग्रह देखा उसके एक्सिस को भी काट के आ जाता था, जिस वजह से इसे प्लैनेट की सूची से निकाल दिया गया, और अब इसे कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह। अब आइए हम लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। ओके, तो हमारा घर कहाँ पे है? पृथ्वी पे। तो आइए हम देखते हैं कि रियल टाइम में अगर हम अपनी धरती से कुछ ऊंचाई पर जाए तो हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है रियल टाइम में, बादल मूव करते हुए, है ना? अगर क्या हो कि हमारी धरती से सारे बादल गायब हो जाए तो आइए वो पॉसिबल करके देखते हैं। और वो कहाँ पॉसिबल है? हमारे साइंस सेंटर, और वो भी SOS यानी साइंस और स्फेयर के शो में। ये देखिए, ये है धरती बिना किसी बादल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स वो कितने बड़े और कितने छोटे हैं। तो किसी को चाहिए ऐसी धरती बिना बादलों के? नहीं। क्यों, क्या होगा अगर बादल गायब हो जाए हमारी धरती से? तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर हमारी धरती से बादल गायब हो जाए तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष नहीं तो हम ही नहीं, है ना? तो जैसे मैंने बादल को गायब किया, क्या हो कि अगर हम पूरे पानी को ही गायब कर दें हमारी धरती से? तो आइए वो भी देखते हैं कि जब हमारी धरती से सारा पानी गायब हो जाता है तो हमारी धरती कैसी दिखाई देती है। सब सुखार हो गया। ये है धरती बिना पानी के। किसी को अच्छा लग रही है धरती? नहीं। हमारी जो धरती है वो यूनिक प्लैनेट है। हमारी धरती पर ये लाइफ कैसे पॉसिबल है? बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन जो हमारा ही एक अकेला ऐसा धरती है जो अर्थ है, उस पर लाइफ पॉसिबल है। वो क्यों है? पानी की वजह से। अगर पानी नहीं सूख जाए तो नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे, है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस वजह से एक तरफ रात होता है और एक तरफ दिन होता है हमेशा, है ना? ये हो गया। तो क्या हो, इस लाइन को क्या कहते हैं जहां पर सूर्य का रोशनी पड़ भी रहा है, एक तरफ सूर्य का रोशनी नहीं भी पड़ रहा है? तो इसे हम कहते हैं ग्रे लाइन के नाम से। क्या नाम है इसका? ग्रे लाइन और टर्मिनेटर। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि रात के समय हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो ये सैटेलाइट से लिया हुआ फोटो कि रात के समय हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। जल रहा है। तो ये जो चमकता हुआ चीज है ये क्या है बच्चों? स्टार्स। धरती पे तो क्या है ये? लाइट्स, एग्जैक्टली। जो हमारे घरों में जलती है, जो स्ट्रीट्स पे जलती है, जो दुकानों में जलती है, वो सारी लाइट्स है ये, जो कि हमने लिया है सैटेलाइट से। तो ये लाइट्स भी हमें बहुत चीज बताती है। अब ये क्या बताती है? इस लाइट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा जो देश है वो विकासशील देश है यानी कि डेवलपिंग कंट्री, और जो कौन सा देश है वो विकसित देश है यानी कि डेवलप्ड कंट्री। तो जैसे कि हम अपने इंडिया को देखें तो ये है डेवलपिंग कंट्री में आता है हमारा इंडिया, है ना? देखिए एक मिनट, ये हमारा इंडिया। यहाँ पर देखिए लाइट का कितनी लाइट्स है।
अगर हम यूरोप की तरफ जाए, जो कि एक छिपकली नुमा स्ट्रक्चर है जैसा आप देख सकते हैं, ये है यूरोप की कंट्रीज। यहाँ पर देखिए हमारे अर्थ के हमारे इंडिया के मुकाबले यहाँ पर कितने लाइट्स है, और ये आती है डेवलप्ड कंट्रीज में यानी विकसित देशों में। अब इसी के ऊपर कुछ हम चले जाएं तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर देखिए कितनी लाइट्स है कि नहीं? तो ये आती है विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन फेज को। तो ये ब्लू और ग्रीन कलर का, रेड कलर का जो हमें लाइन दिख रही है, क्या है बच्चों? कोई बता सकता है? मकड़ी का जाला है क्या? नहीं। तो क्या है ये लाइन्स? तार। ये है जो ब्लू लाइन हम देख सकते हैं, वो है जल मार्ग यानी कि जिससे शिप्स जिस रास्तों से चलती है, और जो रेड कलर का जो लाइन है वो है एयरवेज, जिसपे हवाई प्लेन्स चलती है जिस रास्तों पर, ठीक है। रास्ता है इसका। देखिए जैसा ब्लू लाइन देख सकते हैं, ये हमेशा समुद्र से ही गुजर रही है कि नहीं? और जो रेड लाइट है वो एयरवेज के लिए है। अब ये बताइए बच्चों, ये सारा क्या, ये जो येलो येलो दिख रहा है ये क्या है? मछली। ये सारी मछली है। और बताइए, और किसी को क्या लगता है मछली है? क्या है? कीड़ा। और क्या है? मछली, कीड़ा हो गया, और क्या है? ये है एरोप्लेन। जो एरोप्लेन चलता है ना, देखिए तो ये है एरोप्लेन। तो यहाँ पर एरोप्लेन का नंबर बता रहा है। तो जो हमारे इंडिया में जो पर दिन अगर बिना किसी नॉर्मल डेज में, कोई अगर स्पेशल डे ना हो नॉर्मल डेज में, हमारे इंडिया में लगभग 1000 से 1200 की लगभग फ्लाइट्स उड़ती है हर दिन। अगर हम लोग यही चले जाए यूरोप में, यानी कि इस छिपकली नुमा स्ट्रक्चर पे देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है? बहुत सारे मक्खियाँ। ये भी एरोप्लेन है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती है और उतरती है ना? तो यहाँ पर भी इसका लगभग है 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स हर डे उतरती है और उड़ती है। यहाँ से उड़ती है। अगर हम आए अपने नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर भी देखिए ये भी आती है डेवलप्ड कंट्रीज में। यहाँ पर देखिए कि एरोप्लेन की कितनी संख्या है उतरने और चढ़ने की। और नेक्स्ट है ये हमारा कार्बन ट्रैकर। यानी कार्बन ट्रैकर क्या? जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है कि नहीं? हम लोग रोज देखते हैं कि अब सांस नहीं लिया जाता। जैसे दिल्ली के बारे में सुने कि वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कंट्री में आती, पॉल्यूटेड स्टेट में आती है वर्ल्ड वाइड भी। तो यहाँ पर बताया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में कि जहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हम लोग को झेलने पड़ सकते हैं। क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो? सांस लेने में तकलीफ होगा। बताइए बच्चों। सांस लेने में तकलीफ होगा। फिर जो हमारा ओजोन लेयर है, जो हमें हमारे सूर्य से बचाता है, उनकी हानिकारक किरणों से बचाता है, जो ओजोन लेयर, वो भी खतरे में आ जाता है। वो भी धीरे धीरे करके पतला होते जा रहा है CO2 के बढ़ने के कारण। और अगर क्या हो गया, अगर हमारा ओजोन लेयर हट जाए तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है सूर्य की डायरेक्ट रोशनियों के पड़ने से, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके तापमान बढ़ते रहा तो और क्या क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो क्या दिक्कत है भाई? तो दिक्कत ये होगा कि हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे करके पिघलना शुरू कर देगी। तो अगर पिघलना शुरू कर देगी फिर क्या होगा? तो धीरे धीरे करके बाढ़ आना शुरू होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना बारिश के दिनों में कितने पानी आ जाते हैं, कितना बाढ़ आ जाता है, हमें जल जीवन में कितना दिक्कत होता है, हमें चलने में या फिर हमारे स्कूल पहुंचने में। और अगर इसी तरह ग्लेशियर्स पिघलता रहा तो कई सारी जो कंट्रीज है उसके डूबने का भी खतरा बना हुआ है। अब भाई हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट। ये है हमारा क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन। अब इस क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब हुआ? यानी कि कहाँ पर ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं और कहाँ पर कम वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये मिलता है हमारे ट्रीज यानी कि वृक्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कलर्स को चेंज करते हुए, है ना। अब ये कलर्स क्यों चेंज कर रहे हैं ये बता रहा है बदलते हुए सीजन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप एक देख सकते होंगे, एक ये है जगह जहाँ पर कलर इतना ही है, मतलब ग्रीन है तो ग्रीन है। ये कौन सा जगह है, कोई बता सकता है? ये है साउथ अमेरिका, जहाँ पाया जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये कहा जाता है हमारी धरती का लंग्स, यानी कि जो 21% हम लोग जो सांस लेते हैं वो यहाँ से यहाँ के वृक्षों से आता है,
Thanks for watching my videos.